दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारतीय राजनीति के उस तूफान की जो इन दिनों हर तरफ छाया हुआ है। कल्पना कीजिए, एक तरफ मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने राहुल गांधी को 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है, या तो हलफनामा देकर अपने आरोप साबित करो या माफ़ी मांगो। दूसरी तरफ राहुल गांधी बिहार में अपनी वोटर अधिकार यात्रा पर निकल पड़े हैं, जहां वे चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। क्या यह राजनीतिक ड्रामा महज एक शो है या सच में कुछ बड़ा होने वाला है? क्या राहुल गांधी की ये पदयात्रा बीजेपी के किले को हिला पाएगी और आगामी बिहार विधानसभा चुनावों पर क्या इसका असर पड़ेगा? आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में हम इन सारे सवालों का जवाब ढूंढेंगे। राहुल गांधी के फॉल्स नैरेटिव पर रोशनी डालेंगे और उनके पिछले माफ़ी मांगने के किस्सों को भी याद करेंगे। तो अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं अवनीश कुमार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डिबेट एंड एनालिसिस पर। सबसे पहले आइए समझते हैं कि माजरा क्या है। 17 अगस्त 2025 को चुनाव आयोग ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो करीब 85 मिनट चली। इतनी लंबी कि राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी ने राहुल गांधी जी के वोट चोरी के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। राहुल ने 7 अगस्त को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर्नाटक के महादेवपुरा असेंबली सीट का उदाहरण देकर दावा किया था कि वहां 1 लाख से ज़्यादा वोट चोरी हुए हैं। डुप्लीकेट वोटर्स, फर्जी एड्रेस और एक ही जगह पर दर्जनों वोटर्स। उन्होंने चुनाव आयोग पर बीजेपी के साथ मिलीभगत का आरोप लगाया। लेकिन आयुक्त कुमार ने कहा, अगर राहुल गांधी को अपने दावों पर भरोसा है तो 7 दिनों में हलफनामा दें, नहीं तो देश से माफ़ी मांगें। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूं, अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं। कोई तीसरा रास्ता नहीं है। ये अल्टीमेटम सीधा साधा राहुल की विश्वसनीयता पर हमला है। क्या राहुल ऐसा करेंगे या हर बार की तरह हिट और रन का फार्मूला अपनाएंगे, या ये उनकी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है? आइए समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, अगर इतिहास को याद करें तो हमें कुछ संकेत साफ दिखाई देता है। राहुल पहले भी आरोप लगाने के बाद माफ़ी मांग चुके हैं, लेकिन इस बार मामला अलग लगता है। याद कीजिए 2019 का राफेल घोटाला। राहुल ने चौकीदार चोर है का नारा दिया और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गलत तरीके से पेश किया। कोर्ट ने उन्हें नोटिस दिया और राहुल ने बिना शर्त माफ़ी मांग ली। उन्होंने कहा ये राजनीतिक गर्मी में हो गया। इसी तरह 2014 में उन्होंने आरएसएस पर महात्मा गांधी की हत्या का आरोप लगाया, जिसके लिए भी उन्हें माफ़ी मांगनी पड़ी। ये घटनाएं दिखाती हैं कि राहुल अक्सर फॉल्स नैरेटिव बुनते हैं, आरोप लगाते हैं, मीडिया में हंगामा मचाते हैं, लेकिन सबूत नहीं दे पाते। इस बार भी चुनाव आयोग ने कहा कि राहुल ने कभी लिखित शिकायत नहीं की, न ही चुनाव याचिका दाखिल की। मित्रों, अगर राहुल हलफनामा देते हैं तो ये उनके लिए जोखिम भरा होगा। गलत साबित हुए तो और बदनामी। माफ़ी मांगते हैं तो विपक्ष की छवि कमज़ोर होगी। लेकिन राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बिहार पदयात्रा शुरू कर दी, जो दिखाता है कि वे पीछे हटने वाले नहीं हैं। शायद वे इसे जनता की अदालत में ले जाएंगे, जहां वोटर तय करेंगे। लेकिन क्या ये रणनीति काम करेगी? चलिए अब नज़र डालते हैं बिहार पदयात्रा पर। राहुल की वोटर अधिकार यात्रा 17 अगस्त को सासाराम से शुरू हुई है। 1300 किलोमीटर लंबी ये यात्रा 20 जिलों से गुजरते हुए 1 सितंबर को पटना में इंडिया गठबंधन की एक बड़ी रैली के साथ खत्म होगी। ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तरह हाइब्रिड है, पैदल और वाहन से। राहुल का दावा है कि बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR के जरिए 65 लाख वोटर्स का नाम काटा गया, जो वोट चोरी की एक साजिश भी हो सकती है। तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद और मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे इंडिया गठबंधन के नेता साथ हैं। राहुल और तेजस्वी अपने भाषणों में अजीबोगरीब तर्कों से ये साबित करने में लगे हैं कि भविष्य में और क्या क्या नुकसान होने वाला है।
कि आपके वोट की चोरी नहीं की जा रही है, बल्कि डकैती डाली जा रही है, डकैती डाली जा रही है। वोटर लिस्ट से नाम कटा तो फिर पेंशन से नाम काटेंगे, फिर राशन से नाम काटेंगे। ये एक बड़ी साजिश है। लेकिन क्या इसका कोई फायदा होगा? सच्चाई ये है कि पदयात्राएं राहुल की पुरानी रणनीति है, लेकिन परिणाम निश्चित रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा ने कांग्रेस को कुछ सीटें दिलाईं, लेकिन 2024 लोकसभा में कांग्रेस सिर्फ 99 सीटों पर सिमट गई। बिहार में जहां विधानसभा चुनाव नवंबर में है, एसआईआर पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही फैसला दे दिया है कि आधार कार्ड सबमिट अब किया जा सकता है। चुनाव आयोग का कहना है कि एसआईआर पारदर्शी है और राहुल के आरोप बेबुनियाद। जन सुराज के प्रशांत किशोर ने कहा कि राहुल की यात्रा उनकी पदयात्रा के डर से की जा रही है। शायद कुछ युवा और पिछड़े वर्ग के वोटर्स को जुटा पाएं, लेकिन बीजेपी नीतीश की मजबूत गठबंधन के सामने ये सब मुश्किल लग रहा है। ये यात्रा राहुल के फॉल्स नैरेटिव को बढ़ावा दे सकती है, लेकिन अगर सबूत नहीं मिले तो बैकफायर भी हो सकता है। अभी हाल ही के एक जनसभा में राहुल और तेजस्वी के सामने बिहार की कुछ महिलाओं ने ये बताया कि उनका और उनके पूरे परिवार का नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है। रंजू देवी, नहाटा प्रखंड से आया हूँ, चफला गांव से। पति के नाम है सुधीर राम। हमारे वोटर लिस्ट में हमारे घर के परिवार के 6 गो के नाम कट गया है। आप पहले थे उस पे? जी पहले थे। ये नया वाला जो बना लिस्ट उसमें नहीं आया है। लेकिन थोड़ी देर बाद ही उसी महिला का नया बयान आ गया कि उनसे ये सब बोलने के लिए कहा गया था। तो आज हमको पता चला कि है ना, हम वहाँ गलत बोल दिए, तो हम जाके अपना नाम लिस्ट में ढूंढ लिए। पिछले 17 अगस्त को सीएसडीएस के संजय कुमार ने एक डाटा ट्वीट करके सनसनी फैला दिया कि महाराष्ट्र के लोकसभा चुनावों की तुलना में विधानसभा चुनावों में 38 से 48% वोटर्स के नाम जोड़े गए। आनंद फानन में कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को पूरी ताकत से उठाया। पर दोस्तों, कांग्रेस की इस दावे की तब हवा निकल गई जब सीएसडीएस के संजय कुमार दोबारा प्रकट होकर इस बात के लिए माफ़ी मांगी कि गलती से ये डाटा ट्वीट हो गया था। उन्होंने अपने पुराने ट्वीट को भी तुरंत डिलीट कर दिया। सच तो ये है कि ऐसे फेक नैरेटिव बहुत दिनों तक नहीं चल पाते, और वैसे भी हमारे देश के चुनाव आयोग की साख पूरी दुनिया में है। हाल ही में किए गए एक सर्वे में ये बात साफ हो गई कि ज़्यादातर भारतीयों को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर आज भी पूरा भरोसा है। अब सवाल ये उठता है कि बीजेपी का इस पर क्या सोचना है। बीजेपी इसे राहुल की झूठी राजनीति मानती है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, राहुल गांधी अफवाहें फैला रहे हैं, संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने राहुल को अराजक बताया। बीजेपी चुनाव आयोग के कदम का स्वागत कर रही है, क्योंकि ये उनके साफ सुथरे चुनाव के नैरेटिव को मजबूत करता है। वे कहते हैं कि 90 बार हारने के बाद राहुल खिसियाहट में ऐसा कर रहे हैं। बीजेपी का कहना है, मोदी सरकार ने आर्थिक सुधारों से लेकर विदेश नीति तक भारत को मजबूत बनाया। ट्रंप के टैरिफ वार से भी भारत मजबूती से खड़ा है। राहुल के आरोप बीजेपी को विपक्ष को झूठा दिखाने का मौका देते हैं। वे कहते हैं कि अगर सबूत है तो हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करो, न कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में ड्रामा करो। आगामी बिहार विधानसभा चुनावों पर पड़ने वाले असर की बात की जाए तो बिहार में नीतीश बीजेपी गठबंधन मजबूत है। 2020 में इस गठबंधन ने 125 सीटें जीती थी। राहुल की यात्रा इंडिया गठबंधन को एकजुट करने की कोशिश है, लेकिन टीएमसी और बीएसपी जैसे दल अब भी अलग हैं। एसआईआर पर विवाद से कुछ पिछड़े और मुस्लिम वोटर्स प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन चुनाव आयोग की सफाई से बीजेपी को ज़्यादा फायदा होता दिख रहा है। अगर राहुल माफ़ी मांगते हैं तो विपक्ष कमज़ोर दिखेगा, अगर नहीं तो कानूनी पचड़े में फंस सकते हैं। कुल मिलाकर असर मिला जुला दिख रहा है, पर अब भी बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। चुनाव नवंबर में होने हैं, तब तक देखिए क्या क्या होता है। अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। दोस्तों, ये ड्रामा अभी ख़त्म नहीं हुआ है। क्या राहुल माफ़ी मांगेंगे या पदयात्रा से नया इतिहास रचेंगे? कमेंट में बताएं कि आपका इस पर क्या सोचना है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आने पर लाइक करना न भूलें।
आपका सहयोग अपेक्षित है। अब अवनीश को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।